हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग आईसीटी और इन्वायरमेंट के मिक्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आईएनसी की एक वीडियो लाया था जिसमें हम लोगों ने कुछ फैक्ट को डिस्कस किया था और एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो इसी चैनल पर ही आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, आप एक ब्लैंक पेपर लेके बैठिएगा और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको शॉर्ट नोट के तौर पर आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला ही क्वेश्चन आईसीटी का है। इसमें पूछ रहा है कैट का यानी CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या उपरोक्त सभी। ये तो हो ही नहीं सकता। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू को देख रहे होगे तो OMR का भी पूछा गया है। इसका क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करिएगा आप लोग। ठीक है, OMR हो गया। डीवीडी का भी इंपॉर्टेंट आता है, डीवीडी का भी आप लोग पूछ लेता है। डीवीडी का देखिए दो होते हैं, एक तो सभी को पता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है और एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, डिजिटल सब दोनों में कॉमन रहेगा, एक की जगह आ जाएगा आपका वर्सटाइल और एक की जगह क्या आ जाएगा, वीडियो। जो आपके ऑप्शन में होगा आप उसके अकॉर्डिंग टिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल। ठीक है, तो डीवीडी का क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा। अभी इसका क्या राइट आंसर, इसका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ईमेल का मुख्य लाभ क्या है। ईमेल का मुख्य लाभ क्या है, तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि ऑल ऑफ द अबव है, यानी उपरोक्त सभी है। तीव्र गति क्या है कि हम लोग ईमेल के थ्रू बहुत ज्यादा कन्वे कर सकते हैं अपने मैसेज को बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो वो तीव्र गति हो गया। कम लागत हो, पैसा बिल्कुल ही नहीं खर्च होता है। ठीक है, कम लागत है, जितना भी इंटरनेट कॉस्ट होती है वही लगता है। रिकॉर्ड कीपिंग है कि हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला आईसीटी से, आपका ऐसा ही आएगा वन लाइनर, बहुत ज्यादा ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं HTML का फुल फॉर्म, FTP का, HTTP और TCP, ये जितने भी हैं सबके फुल फॉर्म आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, FTP का आपका हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसको अगर आपको पता है ना ये सब चीजें तो आप बिल्कुल नोट मत करिएगा। ठीक है, फालतू में वेस्ट करने को कोई फायदा नहीं है, बस आप रिवाइज हो जाएगा आपका। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस ट्रांसफर लिख दे रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और TCP का हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको लिख देता हूं मैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं चारों के चारों। और इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ही में बोल दिया आपका हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतर। ठीक है, यानी ट्रांसफर की बात हो रही है किसका, हाइपर टेक्स्ट का, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कंप्यूटर चाहे वह छोटा, मध्यम या बड़ा है में निम्नलिखित का होना आवश्यक है। सभी कंप्यूटरों में क्या होना आवश्यक है, ALU, इसका भी फुल फॉर्म आपको देखना है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट को कभी कभी CU भी लिख दिया जाता है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। और प्राइमरी स्टोरेज, तो ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे कंप्यूटरों में ALU का होना, कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज का होना मस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ठीक, यानी जिसको हम लोग WWW बोलते हैं।
देखिए ये भी आपको दिख गया, इसका भी फुल फॉर्म क्या है www का, वर्ल्ड वाइड वेब। एक कंप्यूटर खेल है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही, इंटरनेट का दूसरा नाम। बिल्कुल गलत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट देखते हो अभी पता है www लिखा होता है आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन जो दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, दो नेटवर्क है, याद रखिएगा यहाँ पे बोला है अलग अलग प्रोटोकॉल है। दो नेटवर्क है, ए हो गया एक बी हो गया, इसका प्रोटोकॉल अलग है इसके प्रोटोकॉल अलग है। ठीक है, मशीन का क्या काम है, ऐसा कौन सी मशीन है जो इन नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करेगा, तो इसका राइट आंसर है गेटवे। कोई इसमें डीपली क्वेश्चन नहीं आने वाला, डायरेक्ट ऐसे आएगा कि ऐसी मशीन का नाम बताइए जो दो नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। अगर ऐसे आ जाए तब भी गेटवे आप लगा देना, और ये भी बोल देगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कि जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, तब भी गेटवे हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए एक और यहाँ पे प्रोटोकॉल वे अगर कहीं भी पूछ रहा है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल वे का संबंध क्या है, मतलब ये क्या बता रहा है। तो ये क्या होता है, नियमों का समूह कहलाते हैं इसको। ठीक है, नियमों का समूह। ठीक है, आप देख लीजिए, या ग्रुप ऑफ लिख के आ जाएगा, छोड़ दीजिएगा इसको, तो हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट है 99 इसका प्राइस है, 15 आपको सेट मिलेंगे। जो सिलेबस है उसी के बेस पर है, जो पैटर्न है उस बेस पर तैयार किया गया है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर एक दिया है, मैं भी दिखा रहा हूँ। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर आप मैसेज करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको 1000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे 149 में। आप भी इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे आपका पूरा हुआ दिया है, ये हायर का है। ये जितने भी टॉपिक आपको दिए आप देख सकते हो। ठीक है, कई लोगों ने लिया है, सबका रिव्यू बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओसीआर का अर्थ क्या है। यहाँ पे ओसीआर का अर्थ पूछ रहा है, क्या है, ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओनली कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ओसीआर का फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म बेस में मैं क्वेश्चन ज्यादा है इसमें क्योंकि पूछे भी जाते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कैट का तो आप सभी को पता ही है, कंप्यूटर एडेड, अभी देखा आपने डिजाइन देखा। ठीक है, एक डीटीपी पूछा जाता है, डीटीपी। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है इसका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, एक मॉडर्न भी आता है, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। इसका होता है आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये भी आप लोग याद करके चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है, यानी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो किसके माध्यम से कार्य करती है, तो सभी को पता है ट्रांसपोंडर के थ्रू काम करता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोंडर के थ्रू जो संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कार्य करती है इसके थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है, का उपयोग, इसका मतलब होगा रिक्त स्थान होगा यहाँ पे, और डैश बनाने के लिए किया जाता है। मशीन भाषा कार्यक्रम, उच्च स्तरीय कार्यक्रम, वेब पृष्ठ यानी वेब पेज, या वेब सर्वर। ठीक है, ये गलत हो गया, वेब सर्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज। ठीक है, वेब पेज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन कहता है सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका क्या है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, सभी का है। जैविक विविधता का संरक्षण, जितना बायोडाइवर्सिटी हमको दिखेगा वो हम लोग के लिए सही है। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, प्रदूषण को हम लोग को बचाना है, उसको कंट्रोल करना है, निर्धनता को घटाना है हम लोगों को, ये सारा क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने अंदर गोल थे। देखिए जो लक्ष्य रखे गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, ये 17 लक्ष्य रखे गए थे।
ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है जिसमें कंफ्यूजन होती है। देखिए सबसे पहले अगर लक्ष्य जो प्रस्तावित हुए थे, जो 17 लक्ष्य आपके प्रस्तावित हुए थे एसडीजी गोल्स, वो कब प्रस्तावित हुए थे? तो आपका रियो प्लस 20 जिसको बोलते हैं, यानी 2012 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्रस्तावित हुए थे, पहली चीज। ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि सबसे पहले सतत विकास का जो मुद्दा है वो किस सम्मेलन में उठाया गया था, तो ये सम्मेलन था 2002 का जोहानिसबर्ग का। ठीक है। जोहानिसबर्ग का 2002 के सम्मेलन में क्या हुआ था, सबसे पहले सतत विकास का मुद्दा उठाया गया था। ठीक। लेकिन जो लक्ष्य प्रस्तावित हुए थे वो लक्ष्य प्रस्तावित हुए थे 2012 के या फिर रियो प्लस 20 के सम्मेलन में, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है। ये टोटल कितने गोल है? ये 17 गोल है। ठीक। इनका जो टाइम है कब तक की हम लोगों को अचीव करना है, तो ये 2030 तक अचीव करना है। ठीक। ये देखिए ये सारे आपके गोल हैं। मैं आपको ये पूरा पीडीएफ में आपका जाएगा, आप लोग वहां से नोट कर लोगे। लेकिन ये आपको जरूर से जरूर याद करना है। अगर आपके कोई भी एग्जाम में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जरूर से ये याद करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा, एसडीजी 5 किससे संबंधित है? लैंगिक समानता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। भुखमरी से नियुक्ति एसडीजी 2 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। ये धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसडीजी 11। ठीक। ऐसे पूछ लिया जाएगा। जलवायु कार्यवाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी देखिए 13 आपको याद करना है, 15 तो याद ही करना है, और भी देख लीजिएगा। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी में लक्ष्यों के लिए भागीदारी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के 2 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं ये कहूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप बस ये डाल दीजिएगा कि एसजीजी को याद करने की जो ट्रिक्स होती हैं आप उसको देख लीजिएगा। कई लोगों ने वीडियो बनाई है, आपको उससे याद हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। रात में आप बैठ रहे हो या कहीं जा रहे हो, इजिली आप लेटे लेटे याद कर लो, हो जाएगा याद। ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दो, हर एक एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान क्या है? सबसे ज्यादा जैव विविधता की बात हो रही है। देखिए जो वेस्टर्न घाट होते हैं, यानी पश्चिमी घाट, उसमें जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत की बात हो रही है। ठीक। यहां पर ये आप लोग जो वर्ड देख रहे हो ना, जैव विविधता, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, इसकी श्रेणियां पूछा जाता है कि इसको कितनी श्रेणी में बांटा गया है। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। एक अल्फा, बीटा, गामा, ये जैव विविधता की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसको बांटा किसने था, तो आपको एक नाम याद रखना है, विटेकर। ठीक है। विटेकर ने बांटा था। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां, अल्फा, बीटा, गामा। इंपॉर्टेंट है। ठीक। एक पूछ लेता आपको, जैव विविधता दशक कब से कब तक को, या ये देखिए 2011 से 2020 को यूएन ने जैव विविधता दशक के रूप में मनाया था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जैव विविधता वर्ड जो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको याद रखना है WG रोजन। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन निकल रहे हैं इससे अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्या देखना है आपको? सबसे पहले भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। एक देखिए थार रेगिस्तान में तो बिल्कुल नहीं पाया जाने वाला। ठीक है। आपको बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट में प्रॉब्लम हो सकती है, वेस्टर्न घाट है। दशक पूछ ले, जैव विविधता दशक 2011 से 2020। कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया जैव विविधता को, अल्फा, बीटा, गामा में। किसने बांटा है? विटेकर ने। सबसे पहले जो वर्ड है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, किसने इंट्रोड्यूस किया था? WG रोजन ने। ठीक। ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अधिनियम किस वर्ष बना था? वायु अधिनियम आपका बना था 1981 में। ये बस ऐसे ही नॉर्मल आपको फैक्ट लिखना है, ऐसे याद कर सकते हो। वायु अधिनियम, जब भी आप नोट्स बनाओ ना, बस ऐसे डाल के लिख दो, बस खत्म कर दो ना। जितने अधिनियम है आप ऐसे करके लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये आपके वायु प्रदूषक के होते हैं, ये वायु प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। ठीक। पहली चीज। दूसरा, लाइकेंस में आपका ये भी पूछ ले जाता है, ये होता क्या है? तो ये कवक प्लस शैवाल, इनका मिश्रण होता है, इसी को लाइकेन बोलते हैं। ठीक है। कवक हो गया आपका फंगी, और शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं?
एल्गी, ठीक है। कवक हो गया आपका फंगी और शैवाल एल्गी हो गया, अगर ऐसे लिख के आए तब भी आ जाएगा, ठीक है। यानी लाइकेंस कवक और शैवाल के मिलकर बने होते हैं, ठीक। अब जब वायु प्रदूषण की बात हो रही है तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो मोटर व्हीकल्स होती हैं या मोटर वाहन होते हैं, इससे कौन सी गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है या सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो लोगों को कंफ्यूजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये नहीं होता, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, मोटर वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मत लगाइएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि जो पेट्रोल होता है, मान लीजिए पेट्रोल को जलाया जा रहा है, ये पेट्रोल के जलने से एक धातु रिलीज होती है, कौन सी धातु होती है, ये होती है लेड, ठीक है। ये होता है लेड, जो वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है, या वायु को दूषित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल के जलने से जो लेड धातु होती है ये निकलती है, ये क्या करता है, ये जो लेड धातु होती है ये वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेंस वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। सबसे पहला कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। ये भी आपको बस फैक्ट के रूप में रट लेना है, सिक्किम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला। ये सभी को पता है, हाइड्रोजन का हम लोग यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या क्या होगा, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, ऐसा है क्या। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी, ग्रीन हाउस गैसों में कमी होगी, इथेन का स्तर बढ़ेगा। तो इथेन का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला, ग्रीन हाउस गैसों में कमी तो बिल्कुल नहीं होगी, ज्यादा ही होगी, वृद्धि होगी ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। और ऑक्सीजन का स्तर क्यों बढ़ेगा भाई, ये तो कमी होगा, जीवाश्म ईंधन चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता होता क्या क्या है। देखिए, कोयला को आपको लिखना है, कोयला होता है, तेल होता है, ठीक है, गैस, ये सारे क्या है आपके जीवाश्म ईंधन है। इनको अब बर्न करोगे, जलाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत डेंजरस है, या ये क्या करती है, ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसको बढ़ाती है। कैसे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, इसका उत्सर्जन होगा, इमिशन ज्यादा होगा, तो ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ेगी। ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक। इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस और कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी तो हो गई, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हो गई, वाटर वेपर जिसको जल वाष्प बोलते हैं, ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजोन तो आप सभी को पता ही है, ठीक। तो देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार लगा लीजिएगा, पूछ रहा है एजेंडा 21 का क्या मतलब होगा। पढ़ते हैं हम लोग। एजेंडा 21 एक सतत विकास लक्ष्य कार्य योजना है जो गैर बाध्यकारी और स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित की जाती है। नेक्स्ट है, यह एक जलवायु परिवर्तन समझौता है जिसमें विश्व भर के 20 गरीब देश शामिल हैं। या 7 विकसित देशों सहित एक विश्वव्यापी मुक्त व्यापार समझौता है। या डी, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो एजेंडा 21 था क्या, सबसे पहले देखिए एजेंडा 21, सबसे पहले आपको डेट याद करना, टाइम याद करना है, 1992, 1992, ठीक। हुआ कहां था, तो ये ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुआ था, ठीक। तो आपको ये याद करना है। इसको बोलते क्या है, इसको पृथ्वी शिखर बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, सतत विकास के बारे में भी बताया गया था, ठीक है। तो ये आपका किस लिए हुआ था, ये आपका एजेंडा 21 एक सतत विकास लक्ष्य कार्य योजना है जो गैर बाध्यकारी और स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित की जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डेट याद रखिएगा 1992। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। पहला बोल रहा है भोपाल, लखनऊ, नागपुर या दिल्ली। शोध संस्थान जितने भी पर्यावरण से संबंधित हैं वो आपको याद करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करती है।
ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कौन सी प्रक्रिया मदद करेगी? दहन, दहन से तो और बढ़ेगा, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। औद्योगिकीकरण, वनीकरण, शहरीकरण। शहरीकरण हो ही नहीं सकता, औद्योगिकरण से भी नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। वनीकरण से कंट्रोल में आएगा, ठीक है। जितने भी वृक्ष वन आएंगे, जंगल होंगे, वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? कम कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पेड़ उग रहे हैं पूरे बहुत ज्यादा, तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है ना, इसको कम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस जो गैस है वो कम होगा। ग्रीन हाउस गैस का कम होने का मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कम होना, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हो गया आपका डायरेक्ट ही ग्लोबल वार्मिंग का कम होना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनीकरण, ठीक। यहां पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ के जरूर जाइएगा, कुछ कुछ फैक्ट देख लीजिएगा कि टोटल कितना प्रतिशत वन है या वृद्धि कितनी हुई है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ये एनवायरमेंट में आपका आ जाएगा। पहले बात तो एक करंट का भी टॉपिक है, अगर करंट से टच करना चाहेगा तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है आपकी 2023 वाली, वो आपको करंट में पूछ सकता है, अदरवाइज आपका वन उसमें पूछ लेगा, आपको एनवायरमेंट में पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कितने किलोमीटर में है, तो 827 357, जैसे आपको याद करते हो ना, फोन नंबर याद करते हो ना, 827352 किलोमीटर स्क्वायर में क्या फैला हुआ है? कुल क्षेत्रफल है, ठीक। उस कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पे वन प्लस वृक्ष दोनों की बात हो रही है, ठीक। ये आपको डेटा याद रखना है। ये न्यू जो 2023 वाली आई है 2021 के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग है, ठीक। पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जितना भी एरिया, यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें कितने प्रतिशत वन है, ठीक है। तो ये 25.17 या 25.17% पर। ये दो डेटा याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? सौर गतिविधियां, प्राकृतिक आपदाएं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो इसको हटा दीजिए। इन तीनों में आपको देखना है सौर गतिविधि क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं या ग्रीन हाउस गैसों में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो भी देखिए ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने का मतलब क्या हुआ? आपका ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अगर मान लीजिए, तो आपका क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। जो आपकी एक साइकिल होती है गर्मी की, वो साइकिल उस टाइम तक के लिए नहीं होगी, घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन एक और आता है कि जो जलवायु परिवर्तन से मानव की कौन सी क्रिया सर्वाधिक होती है वो प्रभावित होगी? सबसे ज्यादा कौन सी मानव की क्रिया प्रभावित होती है? किससे? जलवायु परिवर्तन से। आप खुद दिमाग लगाओ कि जलवायु परिवर्तन जब होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी किसानों को, यानी सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगी वो होगी कृषि प्रभावित होगी, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप। एक और इंपॉर्टेंट आता है, ग्लोबल वार्मिंग जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है ना ग्लोबल हम लोग अगर देखते हैं, कार्बन सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्सर्जित करता है? तो इसमें कौन है? आगे है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। अगर फैक्ट के तौर पर आ जाए तो आपको याद करना है, ठीक। एक और आपने देखा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल आपने देखा होगा। एक है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु से संबंधित है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका ओजोन से संबंधित है, ठीक। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे याद कर लो। क्यूटो में क्यूट आ रहा है ना, क्यूट क्या है? क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत क्यूट है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, और अपना कमेंट जरूर करिएगा, या अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।